सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी का। क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर है 1। बुक है हमारी भारत का भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। अध्याय 2 संरचना एवं भूआकृति विज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे। इस चैनल पर हम देख रहे हैं क्लास 11th और 12th की कंप्लीट ज्योग्राफी। ये हमारे चैनल का लोगो है, स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता महेश अग्रवाल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 2 की स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसमें जो हम फिजियोग्राफी यानी भूआकृति विज्ञान वाला जो चैप्टर है, इसमें जो हम बात करेंगे, क्योंकि हमने इंडिया का जो फिजियोग्राफी है इंडिया की, उसको 6 भागों में बांट रखा है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला अर्थात नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। सेकंड है हमारी उत्तरी भारत का मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू। चौथा है हमारा भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट। पांचवा है हमारा कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। और छठा है हमारा आइलैंड यानी कि द्वीपीय समूह। इस वीडियो में हम सिर्फ इन 3 पार्ट को कवर करेंगे, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, नॉर्थ इंडिया प्लेन और पेनिनसुलर प्लेटू। इन 3 टॉपिकों को ही इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आगे के तीनों जो हमारे टॉपिक्स हैं, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा भू आकृति विज्ञान। हमने भारत की जो किसी भू आकृति है, इसको 6 भागों में बांटा है, जिसके बारे में हमने बताया अभी। तो किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्थाओं का परिणाम है। अर्थात जो भू आकृति, जो फिजियोग्राफी आज हमें हमारे सामने दिखाई दे रही है, जो इसकी संरचना है, प्रक्रिया और विकास की जो अवधारणा है, उसी के कारण बनी है। तो हमने भारत की जो भू आकृति है, इसको निम्न खंडों में बांटा गया है। भारतीय भू आकृति को हमने 6 खंडों में बांटा है। कितने खंडों में बांटा है? निम्न खंड यानी 6 खंडों में बांटा है। पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। दूसरा है उत्तर भारत का मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान। छठा है द्वीपीय समूह। जैसा कि हमने पहले बताया था, इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इंडिया का जो फिजियोग्राफी है, भारत की जो भू आकृति है, जिसको 6 भागों में बांटा है, चलो उसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखो, ये जो हमारा भाग है, ये है हमारा उत्तरी पर्वतमाला या कह सकते हैं हिमालय। और ये है हमारी, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ग्रे कलर में, ये है हमारा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। ये जो येलो कलर से आपको जितना पार्ट येलो कलर से ये दिख रहा है, पूरा का पूरा क्या है? ये उत्तरी भारत का मैदान है। जो आपको ये ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है पूरा, ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरा का पूरा। ये हमारा है इंडियन डेजर्ट है, जिसको भारतीय मरुस्थल कहते हैं। ये है हमारा तटीय मैदान है, ये पूरा का पूरा भाग है, ये हमारा तटीय मैदान का है। और 2 आइलैंड हैं हमारे, एक है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो हमने भारत को 6 भागों भूआकृतिक खंडों में बांटा है, जो समझ में आए होंगे। पहला था हमारा कौन सा? पहला है हमारा ये वाला भाग, उसको कलर चेंज करते हैं। पहला है हमारा ये वाला भाग, ये जो उत्तर के पर्वत है, और ये है उत्तर पूरब के पर्वत। येलो जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? हम भारतीय मैदान है, उत्तर भारत के मैदान। और जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो इन 3 ही टॉपिकों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं नंबर 1 पर, वो है हमारा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, यानी उत्तर में और उत्तर पूर्व में पाए जाने वाले पहाड़ों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत आता है और उत्तर पूरब की पहाड़ियां दोनों सम्मिलित हैं। देखो, हिमालय पर्वत है उत्तर में, तो कौन सा है? हमारा हिमालय पर्वत है। और उत्तर पूरब की पहाड़ियां हैं, जो उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हमें स्टडी करनी है। हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, इसमें बहुत सारी कई समानांतर श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। जैसे देखो, एक श्रृंखला ये है, एक श्रृंखला ये है, एक श्रृंखला ये है,
एक श्रृंखला ये है। तो बहुत सारी माउंटेन रेंज हैं हिमालय पर्वत के अंतर्गत, जिसको हम बृहत हिमालय, पार हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक की प्रमुख श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अर्थात जो हमारा हिमालय है, हमने इसको कई सारे भागों में बांटा। जब मान लो एक हमारी पर्वतों की श्रृंखला ये है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है भैया इसको? ट्रांस हिमालय। दूसरी पर्वतमाला है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या कहा जाता है? ग्रेटर हिमालय। तीसरा हमारा हिमालय है, इसको हम कहते हैं मिडिल हिमालय। क्या कहते हैं भाई? मिडिल हिमालय। और चौथी जो हमारी श्रृंखला है, इसको हम कहते हैं शिवालिक की श्रेणी। शिवालिक की श्रेणियां। जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसकी जो पहाड़ियां हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं। ग्रेटर हिमालय की पहाड़ियां भी ऊंची ऊंची हैं। जो हमारा शिवालिक हिमालय है, इसकी जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है इनके बजाय। तो हमने इसको कितने में, बृहद हिमालय यानी कि हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया हमारा मिडिल, और शिवालिक, ये चार प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा में से, यानी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से हिमालय की जो श्रेणियां हैं, कहां से? उत्तर पश्चिम। देखो दिशाओं का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है भाई हमारे लिए। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अब ये क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम। तो हमारा उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा ये हो गया। यहां से ये भाग से जो हिमालय की श्रेणियां हैं उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूरब दिशा में जाती हैं। हमारा दक्षिण पूरब ये हो गया। तो हिमालय की पहाड़ियां कुछ ऐसे चलती हैं यूं, और उसके बाद ये पूरब की ओर चली जाती हैं। तो ये कहाँ जाती हैं भाई? हिमालय की पर्वतमालाएं ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब दिशा की ओर फैली हुई हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं बात। ये है हमारे हिमालय के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं की। ये है हमारा पामीर का नोट, यानी पामीर का पठार है ये। यहाँ से एक पर्वतमाला निकलती है जो अफगानिस्तान में चली जाती है, जिसको हिंदू कश पर्वतमाला कहते हैं। दूसरी पर्वतमाला है जो कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, जिसको सुलेमान की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत की ओर चली जाती है, इसको कुंदलुल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्वतमाला है। अब हम बात करते हैं हमारे हिमालय की। देखो हिमालय की ये बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, ये हो गया मिडिल हिमालय, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गई हमारी शिवालिक की पहाड़ियां। ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं, ये कहां से कहां की ओर जा रही हैं? देखो ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं। देखो हम एक बार फिर से दिशाओं के बारे में बात करेंगे। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ है। तो ये जो वाला भाग है ये यहां से ऐसे चलती हैं, यानी उत्तर पश्चिम से कहां की ओर जा रही हैं? उत्तर पूरब की ओर। उत्तर पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर ये पहाड़ियां जा रही हैं। अब इन पहाड़ियों में जैसे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, फिर हमारा ग्रेटर है, फिर मिडिल है, फिर शिवालिक की श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय और ये ग्रेटर हिमालय और कुछ मिडिल हिमालय है जो ये तिब्बत की भाग में चले जाते हैं। यहाँ पर इनको कैलाश पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर इनको? कैलाश पर्वत कहा जाता है। अब जो शिवालिक की श्रेणी है, किसकी भाई? जो शिवालिक की श्रेणी है, यहाँ पर ये जो शिवालिक की श्रेणी है और कुछ पार्ट मिडिल हिमालय का, ये हमारे इंडिया, नेपाल और भूटान से होता हुआ कहाँ जाता है? नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? नॉर्थ ईस्ट तक। तो ये है हमारा जो भारत में जो हिमालय है वो ये है। क्योंकि जो ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाया जाता है, तो उसके बाद ये तिब्बत में चला जाता है। तिब्बत में इसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब जब ये ट्रांस हिमालय, सॉरी, ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर से चलती हैं, फिर हिमाचल में, फिर उत्तराखंड में होती हुई फिर ये आ जाती हैं यहाँ पर नेपाल में। कहाँ आ जाती है? नेपाल में। नेपाल के बाद ये पहाड़ियाँ आती हैं हमारी फिर सिक्किम वाला एरिया है यहाँ। उसके बाद ये भूटान में जाती हैं, भूटान के बाद फिर ये आ जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत है नामचा पर्वत, वहाँ से ये 90 डिग्री पर घूमती हैं और पूरब की ओर चली जाती हैं और उत्तर पूरब की पहाड़ियों का निर्माण करती हैं। समझ आई बात यहाँ? चलो वन बाई वन बात करते हैं। दार्जिलिंग एवं सिक्किम के जो क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूरब पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। कहाँ फैली हुई हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, जबकि यही पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में घूम जाती हैं।
अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और यहाँ से ये पहाड़ियाँ कुछ इस तरह से घूम जाती हैं, ऐसे उत्तर पूरब में घूम जाती है। अब उत्तर पूरब में जब ये पहाड़ियाँ घूमती हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ये आ गया हमारा मणिपुर, मणिपुर में इसको पटकुई के नाम से जाना जाता है, पटकई बम से नाम से जाना जाता है। नागालैंड में इनको नागा हिल्स के नाम से जानते हैं। मिजोरम में इनको मिजो हिल्स कहा जाता है। ये सारी की सारी उत्तर पूरब की पहाड़ियाँ हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मणिपुर में पटकई बम, नागालैंड में नागा हिल्स और मिजोरम में मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जहाँ पर ये कह रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में घूम जाती हैं, तो ऐसे ये घूम जाती हैं। दक्षिण पश्चिम से कहाँ घूम जाती हैं? उत्तर पश्चिम में घूम जाती हैं। जबकि यही पहाड़ियाँ हैं सिक्किम क्षेत्रों में, ये पूरब पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर है हमारा सिक्किम वाला एरिया, यहाँ पर ये पूरब पश्चिम दिशा में ये पहाड़ियाँ हैं, ये फैली हुई हैं यहाँ पर। चलो यहीं पर हम बात करते हैं। जैसे ये है हमारा नेपाल वाला क्षेत्र, कौन सा है? ये है हमारा नेपाल वाला क्षेत्र, जो नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो यहाँ पर पाई जाती है। 8,849 मीटर ऊंचाई है इसकी। फिर है मकालू की पहाड़ियाँ है, जो 8,485 किलोमीटर की मीटर की ऊंचाई पर है। उसके बाद पाई जाती है यहाँ पर एक इंडिया में भी एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है कंचनजंगा, जो 8,586 मीटर की ऊंचाई पर है और ये आसाम में है। ये कहाँ पर है भाई? आसाम के अंतर्गत है। फिर ये है हमारा नामचा बरवा पहाड़ है, जो 7,782 मीटर की ऊंचाई पर है और ये अरुणाचल प्रदेश पे है। यहीं से ये पहाड़ियां हैं, ये कहाँ घूम जाती हैं? हमारी उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। और यहाँ जहाँ पर ये उत्तर पश्चिम की ओर घूमती हैं, वहां पर इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ये वाला जो एरिया है, ये मणिपुर का, जहाँ इसको पटकई बम कहा जाता है। ये नागालैंड का एरिया है जहाँ इनको नागा हिल कहा जाता है। और ये मिजोरम का एरिया जहाँ इनको मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर भाई? चलो आगे चलते हैं। बृहत हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ये केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये बिल्कुल मिडल में होती है और हिमालय का मेन पार्ट है। कहा जाता है पूरब पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम, अर्थात हम बात करें कि हिमालय की जो, चलिए इस पे बात करते हैं कि ये जो यहां से लेकर के और यहां तक इन हिमालय की जो कुल लंबाई है, यहां से लेकर के और यहां तक जो हिमालय की जो कुल लंबाई है वो कितनी है भाई? वो लंबाई है हमारी 2500 किलोमीटर। कितनी है? यहां से लेकर यहां तक कितनी किलोमीटर की लंबाई है? ये जो लंबाई है ये है हमारी 2500 किलोमीटर की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है, अर्थात ये वाला भाग हो जाता है उत्तर और ये इधर की ओर जाते हैं दक्षिण, तो यहां से यहां तक इनकी चौड़ाई है वो 160 से 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। कहीं पर ये 160 किलोमीटर लंबी और कहीं पर ये 400 किलोमीटर तक चौड़ी भी हैं। हिमालय केवल एक प्राकृतिक अवरोधक नहीं है, अर्थात जहां पर ये हिमालय है ये सिर्फ एक प्राकृतिक अवरोधक का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये जलवायु को भी चेंज करता है, ये अपवाह तंत्र को भी चेंज करता है, ये सांस्कृतिक विभाजक का भी काम करता है। कैसे करता है? देखो देखो यहां पर है हमारा हिमालय। हिमालय के इधर है ये चाइना है, तिब्बत है। अब रूस से, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं इस ओर आती हैं सर्दी के मौसम में। जब ये हवाएं इस ओर आती हैं तो ये हिमालय पर्वत से टकराती हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस तरह से ये जलवायु को चेंज करता है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं वो पूरे इंडिया में आती, और इंडिया में कैसा मौसम होता भाई? शीतोष्ण होता, ठंड का मौसम होता। लेकिन हिमालय इनको रोक लेता है। दूसरा, ये वाटर डिवाइडर का भी काम करता है, अर्थात कुछ नदी जैसे कि यहाँ से निकलती है हमारी, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी लद्दाख में होते हुए और यहाँ से ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब ये हिमालय पर्वत के कारण ये जो सिंधु नदी यहाँ उत्पन्न होती है कैलाश पर्वत पर, ये इंडिया में नहीं आती और ये लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। गंगा नदी जो यहाँ से निकलती है ये भी मध्य प्रदेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ निकलती है, जिसको सांगपो कहते हैं, नामचा बरवा से, ये अरुणाचल प्रदेश में आती है और ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये नदी भी पूरे इंडिया में प्रवाहित नहीं होती। यदि हमारा हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये नदियां मध्य भारत में होकर गुजरती। तो इस तरह से ये क्या करता है भाई? जल विभाजक का काम करता है। संस्कृति की बात करें तो यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग है और इंडिया की संस्कृति है वो अलग है। तो इस तरह से ये केवल एक अवरोधक ही नहीं है, बल्कि ये
क्या क्या काम करता है? ये सिर्फ एक अवरोधक नहीं है, बल्कि ये क्या क्या काम कर रहा है भाई, हमारे बहुत सारे काम, जैसे जलवायु को चेंज कर रहा है, अपवाह तंत्र को भी चेंज करता है, सांस्कृतिक हमारा यहाँ विभाजन भी करता है। उत्तर पूरब की जो पहाड़ियां हैं, जिनको यहाँ पर मणिपुर में पटकाई बम कहा जाता है, नागा हिल्स कहा जाता है, नागालैंड में मिजोरम में मिजो हिल्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो की हिल है, खांसी की जयंतिया और जयंतिया की हिल है। गारो, खांसी, जयंतिया की पहाड़ियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो मेघालय में हैं और मेघालय प्लेटू में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो स्लाइड पर चलते हैं। देखो यहाँ पर कुछ हिमालय के बारे में ही बात की है, समझाने की कोशिश की है। ये हमारा पामीर का पठार है, यहाँ से कुनलुन की श्रेणी निकलती है हिंदुका से, और ये है हमारी सुलेमान की श्रेणी। ये है हमारा ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो आती हैं और नॉर्थ ईस्ट में आ जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये यहाँ से 90 डिग्री पर घूम जाती हैं, और फिर ये पटकाई बोम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, और ये है हमारी गारो, खांसी की जयंतियाँ हैं। देखो ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है 8,848.86 मीटर, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और ये पाई जाती है कहाँ पर? नेपाल में है, सबसे ऊंची चोटी है। ये मकालू की पहाड़ियां हैं जो भी नेपाल में पाई जाती हैं, और ये है कंचनजंगा श्रेणी जो हमारे सिक्किम में पाई जाती है। तो सबसे ऊंची हिमालय की जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है भाई? माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे चलें। तो ये तो हमने बात की थी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ों की। अब हम बात करते हैं भारतीय मैदान की, उत्तरी भारत का मैदान, जो कि फिजियोग्राफी का दूसरा टॉपिक है, क्योंकि हमने 6 भागों में बांटा। पहला था उत्तरी एवं उत्तर भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का जो मैदान है, यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर जो जलोढ़ लाए गए होते हैं, जो निक्षेप लाए गए होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये पूरा क्या है? उत्तर भारत का मैदान है, जो कि आसाम, नागालैंड तक फैला हुआ है, मिजोरम, और ये पूरा का पूरा उत्तर भारत का मैदान है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं बहाकर, जो जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम में इसकी जो लंबाई है, पूरब से पश्चिम में इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें, तो यहां से लेकर यहां तक ये लगभग कितना है? 3200 किलोमीटर। कितना है भाई? 3200 किलोमीटर। कितना है ये? 3200 किलोमीटर है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें ऐसे, तो कहीं पर ये 150 किलोमीटर है, तो कहीं पर ये 300 मीटर है। अर्थात जैसे यहाँ पर ये 300 किलोमीटर होगी, यहाँ पर ये 150 किलोमीटर होगी, यहाँ फिर से ये 300 किलोमीटर हो जाती है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो बैरी करती है, कहीं पर ये 150 किलोमीटर है, तो कहीं पर ये 300 किलोमीटर तक पाया जाता है। अगर हम निक्षेपों की गहराई की बात करें, तो ये लगभग 1000 से 2000 मीटर तक पाए जाते हैं। ये गहराई की कैसे बात करें? ऐसे देखो, किसी समय ये जो मैदान है, ये कुछ इस तरह की खाइयां थी। अब नदी के द्वारा जो पानी आता है वो इन खाइयों को भरता है, ये इसमें निक्षेप है वो जमा हो जाते हैं, पानी सूख जाता है। इस तरह से इन मैदानों का निर्माण हुआ। इस तरह से इन मैदानों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो अब यहां से और यहां तक की जो गहराई है, ये वाली जो गहराई है, ये 1000 से 2000 मीटर के बीच में पाई जाती है। अभी उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा है हमने। देखो फिर वही बात आई, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। तो उत्तर से दक्षिण, यहाँ से ऊपर से नीचे, ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ इन मैदानों को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3। सबसे पहले भावर है, उसके बाद तराई है, और उसके बाद जलोढ़ है। आगे चल के जलोढ़ मैदान को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक को खादर कहते हैं और दूसरे को बांगर कहा जाता है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं कि हमने ये मैदानों को 3 भागों में बांटा है। ये क्या क्या है? भावर क्या है, तराई क्या है, जलोढ़ मैदान क्या है? देखो इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे हम भाई। देखो ये हमारी हिमालय की चोटियां हैं, यहाँ से नदियां निकलती हैं। यहाँ से क्या निकलती है? नदियां निकलती हैं। जब यहाँ से नदियां निकलती हैं तो ये बहुत सारा इरोजन करती हैं, अपक्षय करती हैं, और यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर्स को अपने साथ तोड़कर कहाँ ले आती है? इनके जो नीचे के जो गिरिपद होते हैं, जहां पर इनका फुट होता है, जहां पर आकर ये पहाड़ियां समाप्त होने लगती हैं, वहां से उस गिरिपद होता है, वहां पर ये बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर आती हैं। बड़े बड़े क्या ले आती हैं? बोल्डर्स लाती हैं। जैसे ये देखो, ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ये बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर ले आती हैं। ये बड़े बड़े पत्थर हमें देखने को मिलते हैं, ये गोलाश्म होते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं। अब यहाँ पर जो नदी है, वो नदी इन पत्थरों के नीचे होकर निकल जाती है, और ऊपर हमें पानी दिखाई नहीं देता। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ नदी लुप्त हो जाती है। यहाँ पर नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, या बहुत कम देखने को मिलती है, और पानी इन पत्थरों के नीचे होकर
बह जाता है और यहाँ पर हमें बहुत कम पानी दिखाई देता है, अर्थात ऐसा लगता है नदी लुप्त हो गई है। ये क्षेत्र भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये क्षेत्र भाबर कहलाता है। अगला है हमारा तराई। तराई वाले रीजन में ये जो रिवर होती है ये क्या करती है, ये रिवर हमें वापस दिख जाती है, ये रिवर हमें वापस दिखने लगती है और ये पानी है ये ऊपर आ जाता है। ये पानी है ये कहाँ जाता है? यहाँ पर ये पानी नीचे था, अब ये जैसे ही तराई रीजन में जाएगा यहाँ पर ये पानी ऊपर आ जाता है। अब जब पानी ऊपर आ जाता है तो इस क्षेत्र में पानी हमें आसानी से दिखने लगता है, नदी ऊपर आ जाती है और यहाँ पर जो अवसाद होते हैं, बारीक अवसाद, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं भाई? डिपॉजिट हो जाते हैं। जो बारीक अवसाद होते हैं वो यहाँ पर जमा होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक अनूप वन बनाती है। क्या बनाती है? अनूप वन बनाती है, अर्थात मार्शीलैंड एरिया होता है ये, पानी का दलदली क्षेत्र होता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा वनस्पति हमें देखने को मिलती है। वेजिटेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तराई में होती है। यहाँ पर नदी हमें ऊपर दिखने लगती है, पानी ऊपर आ जाता है और ये क्षेत्र दलदली होता है। यहाँ पर अनूप वन पाए जाते हैं जिनको मार्शीलैंड फॉरेस्ट कहा जाता है। तो अगर कहीं सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती है तो वो तराई रीजन में ही पाई जाती है। ये है हमारा तराई रीजन। फिर ये नदी है ये अपनी रिवर वैली में आ जाती है और रिवर वैली में ये अपनी जो द्रोणी होती है उसमें होकर ये बहने लगती है। अब इन नदियों में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर ये नदियां क्या करती हैं, अपने पास पे जो निक्षेप होते हैं उनको इनके किनारों पर ये डिपॉजिट कर देती हैं। बाढ़ आती है, पानी यहाँ तक बहता है। जब बाढ़ कम होती है, पानी कम होता है, तो जो अवसाद हैं वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और नदी है वो आगे निकल जाती है। तो इस तरह की जो मिट्टी या अवसाद जो लाकर इन नदी के किनारे पर जो जमाए जाते हैं वो खादर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खादर। अब अगली बार फिर इस नदी में बाढ़ आएगी, अगली बार फिर इस नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण क्या होता है, ये जो पहले जो खादर था ये आगे चला जाता है यहाँ, और यहाँ पर अब नया निक्षेप जमा हो जाता है। जो पुराना जो खादर है, जो पुराना खादर है जो मुख्य द्रोणी से थोड़ा दूर हो जाता है, खादर से आगे होता है, खादर से नेक्स्ट होता है, वो बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बांगर। उम्मीद करता हूं आपको भावर, तराई, खादर और बांगर समझ आ गए होंगे। अब एक वन बाई वन करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भावर की, कि भावर होता क्या है। उत्तरी भारत के मैदान हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम टॉपिक है हमारा भावर। पहले एक बार इसको हम समझ लें डायग्राम के द्वारा, फिर आगे बात करेंगे। देखो ये हमारी क्या है? माउंटेन है। माउंटेन में ये बी आकार की एक घाटी है जहां से नदी निकलती है। जहां से क्या निकल रही है भाई? नदी निकल रही है। जहां से ये नदी निकल रही है ये, अब ये नदी जब निकलती है तो ये अपने साथ बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स लाती है, बहुत बड़े बड़े पत्थर ले आती है, बहुत बड़े बड़े पत्थर ले आती है, बोल्डर्स ले आती है। वो बोल्डर्स है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। और यहाँ पर देखो नदी हमें कैसी दिख रही है? विलुप्त दिख रही है। पानी यहाँ पर नहीं दिख रहा। बड़े बड़े पत्थरों में नदी है वो नीचे की जो सतह होती है, जमीनी सतह से नदी बहकर निकल जाती है, पानी नीचे होकर निकल जाता है। ऊपर बड़े बड़े पत्थर या छोटे छोटे जो गोल पत्थर होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं और यहाँ पर पानी हमें ना के बराबर दिखाई देता है और नदी आगे निकल जाती है। इस क्षेत्र को बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई लोगों? इस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर। जहां पर नदी हमें ना के बराबर दिखाई देती है, नदी यहाँ लुप्त हो जाती है, तो ये क्षेत्र बांगर कहलाता है, सॉरी भावर कहलाता है, भावर। तो भावर है जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8 से 10 किलोमीटर होती है। भावर है जो इसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करें भाई लोगों, तो इसकी जो चौड़ाई है यहां से यहां तक ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर होती है। कितनी होती है भाई? 8 से 10 किलोमीटर। एक पतली पट्टी है जो ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? शिवालिक के गिरिपद के समानांतर फैली हुई है। ये हमारा शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं ये इनके समानांतर, इनके पैरेलल, इनके गिरिपद जहां पर ये शिवालिक की पहाड़ियां खत्म होती है वहां पर ये फैली हुई होती है भावर। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? हिमालय पर्वत की श्रेणियों से बाहर जो निकलने वाली नदियां हैं वो बहुत सारी मात्रा में पानी लेकर आती हैं और बड़े बड़े पत्थर लेकर आती हैं जिनको शैल कहते हैं, गोलास में लेकर आती हैं और उनको यहाँ जमा कर देती हैं और कभी कभी ये नदियां खुद भी लुप्त हो जाती हैं। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है भाई लोगों? भावर कहलाता है। क्या कहलाता है? भावर। अगला हम बात करते हैं तराई रीजन की। किसकी बात करेंगे? तराई रीजन की। चलो एक बार उससे पहले यहाँ ही समझते हैं, अगली पहले वाली स्लाइड में। यहाँ पर जो तराई रीजन है वो ये वाला जो क्षेत्र है वो तराई रीजन है। तराई रीजन में होता क्या है? नदी वापस देखो ये यहाँ पर ये जो नदी प्रवाहित हो रही है, वापस नदी अपनी द्रोणी में आ जाती है। अब यहाँ पर और छोटे छोटे जो अवसाद होते हैं, मिट्टी, कीचड़, वो यहाँ पर आकर जमा हो जाता है।
वो यहाँ पर आपका जमा हो जाता है। तो जो तराई क्षेत्र ये कैसा हो जाता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है। कैसा हो जाता है, दलदली क्षेत्र होता है, जिसमें अनूप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अनूप कहा जाता है। अर्थात ये जमीन है, ये मार्सीलैंड हो जाती है, दलदली क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वनस्पति देखने को मिलती है। तो अगर कोई जगह है जहां सबसे ज्यादा वनस्पति मिलती है तो वो तराई रीजन है। कौन सा है भाई, तराई रीजन। अब यहां पर तराई को एक एक करके समझते हैं भाई। भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि भावर की चौड़ाई थी 8 से 10 किलोमीटर। 8 से 10 किलोमीटर था भावर, और तराई की जो चौड़ाई होती है वो 10 से 20 किलोमीटर होती है। भावर क्षेत्र में जो नदियां लुप्त हो गई होती हैं, इस धरातल पर निकलकर ये नदियां वापस हमें दिखने लगती हैं। अर्थात जो हमारा भावर क्षेत्र है, ये जहां पर ये नदियां लुप्त हो जाती हैं, जैसे ही तराई क्षेत्र आता है, ये नदियां हमें यहाँ वापस दिखने लग जाती हैं, और ये अनूप वन बन जाता है। जैसे तराई कहते हैं, अनूप वन का मतलब होता है ये दलदली क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम तराई कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है, और विभिन्न प्रकार के प्राणियों का ये घर है। अर्थात जो ये हमारा तराई रीजन है, इस पर ये वाला भाग, यहाँ बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वनस्पति भी पाई जाती है। तो ये क्षेत्र है हमारा तराई। समझ आ गया होगा। आगे हमने जलोढ़ जो भाग है उसको भी दो भागों में बांटा था। जलोढ़ को कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा है भाई। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। उसको भी समझते हैं हम क्या क्या होता है। तराई के दक्षिण में जो मैदान है वो पुराने और नए जलोढ़ से बने हुए होते हैं। अर्थात दो तरह के जलोढ़ से बनते हैं। नया जो जलोढ़ से बनता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, खादर कहते हैं, और जो पुराने जलोढ़ से बनता है उसको बांगर कहा जाता है। इन मैदानों में नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनाने वाली अपर्दनी और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण के कारण विभिन्न तरह की स्थल आकृतियां बनती हैं। जैसे बालू रोधिकाएं बनती हैं, विसर्प बनते हैं जिनको मैंडियर्स कहा जाता है, गोखुर झील बनती है जिनको ऑक्सब्लो लेक कहा जाता है, गुम्फित नदियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वो, जगह जो ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वो फेमस है किसके लिए, बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। तथा सबसे ज्यादा बालू रोधिकाएं बनती है वो ब्रह्मपुत्र की घाटियों में बनती हैं। कहाँ बनती हैं, ब्रह्मपुत्र की घाटी के जो मैदान है वहां पर हमें ये देखने को मिलती हैं। ये ज्यादातर क्षेत्र समय समय पर जब बाढ़ आती रहती है तो नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और गुम्फित वाहिकाएं बनाती हैं। जब नदियों में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं और क्या बन जाती है, गुम्फित गुफाएं बन जाती हैं। अब डायग्राम से इसको समझते हैं, चलिए। अब देखो ये तराई रीजन में नदी हमें दिखने लगती है। अब नदी कहाँ आती है, मैदानों में आती है। मैदानों में जैसे ही नदी आती है यहाँ पर ये मैंडियर्स बनाती है, अर्थात बिसर्पी बनाती है। मैंडियर्स क्या होते हैं, जब नदी कुछ इस जगह से चलती है तो इस संरचना में जो ये घुमाव होते हैं इन्हीं को हम मैंडियर्स या विसर्पी कहा जाता है। यहीं पर क्या बनती है, हमारी ऑक्सब्लो लेक भी बन जाती है। क्या बन जाती है, ऑक्सब्लो लेक भी बन जाती हैं। जब नदी अपने साथ बहुत सारे अपसाद लाती है, उन अपसादों को नदी यहाँ डिपॉजिट करती जाती है। तो ये अपसाद जब यहाँ जमा हो जाते हैं तो इन्हीं को हम खादर कहते हैं। खादर से आगे जो अपसाद पाए जाते हैं ये वाले, ये बांगर कहलाते हैं। इस साल जो हमारा खादर बना है अगली साल वो बांगर में परिवर्तित हो जाता है। तो नदी के किनारों के बिल्कुल किनारों पर पाए जाने वाली जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो फूड प्लेन्स होते हैं, जो बाढ़ के क्षेत्र होते हैं वो खादर कहलाते हैं, और पुराने बाढ़ के क्षेत्रों को हम बांगर कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों चीजें, चारों चीजें, भाबर, तराई, खादर और बांगर समझ में आ गया होगा। चलिए, एक स्टडी दे रखी है हमारे, वो दे रखी है तराई रीजन की, नेपाल के क्षेत्र की। देखो नेपाल है, इसके ऊपर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां पाई जाती हैं। यहाँ से क्या निकलती हैं, रिवर्स निकलती हैं। यहाँ से क्या निकलती हैं, रिवर्स निकलती हैं। जैसे कोसी है, तीस्ता है, घाघरा है, गंडक है, ये नदियां निकलती हैं। ये नदियां यहाँ जब यहाँ से आती हैं तो यहाँ पर बहुत तेज बहाव होता है इनका, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ों में युवावस्था में होती हैं, तो बहुत तेज बहाव से ये पानी को नीचे लेकर आती हैं, और अपने साथ क्या लाती हैं, कंकड़ लाती हैं, पत्थर लाती हैं, गोलाश्म लाती हैं। ये इरोजन करती हुई आती हैं, इरोजन करती हुई आती हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये ऊपर बन जाता है हमारा, क्या बन गया यहाँ, गिरिपाद पर बन जाता है भावर। क्या बन जाता है भाई, भावर बन जाता है। भावर से अगला क्षेत्र है ये जो दिखाई दे रहा है हमें ग्रीन ग्रीन, ये क्षेत्र बनता है तराई, जहां पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने स्टडी की थी एक
तराई रीजन की। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं उत्तरी भारत के मैदान। क्या कहते हैं? उत्तरी, सॉरी दूसरा ही टॉपिक चल रहा है, उत्तरी भारत के मैदानों में ही है। अभी हम उत्तरी भारत के मैदानों में ही बात कर रहे हैं, तीसरा नहीं है, दूसरा ही टॉपिक चल रहा है हमारा, उत्तरी भारत के मैदान। उत्तरी भारत के मैदानों में बहने वाली ज्यादातर जो विशाल नदियां हैं, अपने मुहाने पर बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे कि सुंदरबन का डेल्टा। जो गंगा नदी कहाँ पर बनाती है? पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो उत्तर भारत के मैदानों में बहुत बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, उनमें से गंगा नदी, ये जो पश्चिमी बंगाल में जाकर क्या बनाती है भाई? सुंदरबन डेल्टा का यहां पर निर्माण करती है। अगला क्या क्या कहना चाह रहा है अगले में? ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा हरियाणा और दिल्ली है, ये जो राज्य है, ये सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच में जल विभाजक का काम करता है। ये बिल्कुल बात सही है। ये है हमारा हरियाणा और दिल्ली वाला रीजन। सिंधु नदी यहाँ से ऐसे निकल जाती है, गंगा नदी यहाँ से ऐसे निकल जाती है, अर्थात सिंधु नदी और गंगा नदी दोनों के पानी को विभाजित करने का काम कौन कर रहा है? हरियाणा और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ये कर रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र हल्का सा ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए जल विभाजक का काम करता है सिंधु और गंगा नदी के बीच में। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है भाई। उत्तर पूरब से कहां बहती है? दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। परंतु जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उससे पहले धुबरी के पास 90 डिग्री पर घूम जाती है। चलो भाई इस रिवर की बात करते हैं। ये रिवर कहां से निकलती है, कैसे आती है? देखो यहां पर है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पास यह एक मानसरोवर लेक, जहां से ये रिवर निकलती है और ये इस तरह से पैरेलल चलती है। और जैसे ही यहाँ पर इसको सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सांगपो कहा जाता है। यहाँ पर इस रिवर को सांगपो कहा जाता है। जैसे ही ये नामचा पर्वत पर आती है, उसके बाद ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है। इंडिया में प्रवेश करने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई कहाँ जाती है? आसाम में। और आसाम से धुबरी के पास से 90 डिग्री पर घूम जाती है यहाँ पर, और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो उससे पहले इसमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर नाम पड़ने से पहले इसमें लोहित और दिबांग नदी आकर मिलती हैं, फिर इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये धुबरी के पास ये यहां पर 90 डिग्री पर घूम जाती है। ये जो मैदान है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहां कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, जूट आदि उगाई जाती हैं। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा फसल उगाई जाएंगी तो जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चाहे यूपी ले लें, चाहे बिहार ले लें, चाहे पश्चिमी बंगाल ले लें, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये जलोढ़ मैदान है जहां पर फसलें अच्छी उत्पादित होती हैं। तीसरा जो हमारा बिंदु है, भारत को हमने 6 डिवीजन में बांटा है, उनमें से तीसरा जो डिवीजन है वो है प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर प्लेटू क्या है? नदियों के मैदानों से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ जो क्षेत्र है उसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अर्थात नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं उससे लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर उठा हुआ भाग है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणी आकार का एक कटा फिटा भूखंड है। त्रिकोणी आकार का और कटा फिटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर होती है। तो देखो ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो लगभग तिकोना ही है, और ये कटाफटा भी है। देखो यहां से कहीं से ये कटाफटा भाग है, जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये उत्तर पश्चिम में दिल्ली और अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ये हैं हमारी अरावली की पहाड़ियां। इन अरावली की पहाड़ियों से यहां तक चला जाता है दिल्ली तक। दिल्ली तो पूरब में इसमें राजमहल की पहाड़ियां, जब ये पूरब में आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर है राजमहल हिल्स हैं झारखंड में। राजमहल की पहाड़ियों तक ये पाया जाता है। पश्चिम में गिर की पहाड़ियां हैं, जब ये पश्चिम में आता है तो यहाँ गिर की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। और दक्षिण में ये जब ये जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इलायची की पहाड़ियां, या जिनको हम कहते हैं कार्डामम की पहाड़ियां हैं, ये इसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो अरावली की पहाड़ियों से होकर ये दिल्ली तक ये पठार है। उसके बाद ये राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियों से होता हुआ ये आता है इलायची की पहाड़ियां, और फिर गिर की पहाड़ियों से ये पठार का निर्माण होता है। ये इसकी सीमाओं का निर्धारण करती हैं प्रायद्वीपीय पठार की। उत्तर पूरब में जब हम उत्तर पूरब में जाते हैं इधर, तो यहाँ पर मेघालय में
सीलोंग तथा कार्बी एनालॉग का पठार भी पाया जाता है, जो इसी प्रायद्वीपीय भूखंड का हिस्सा था, जो इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था। लेकिन पश्चिमी बंगाल में एक भ्रंश पाया जाता है जिसको कहते हैं मालदा फॉल्ट। यहाँ पर वो मालदा फॉल्ट इन दोनों पठारों को अलग कर देता है। फिर भी हमारा जो कार्बी एनालॉग का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। चलिए आगे चलें। प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें अनेक बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। ये प्रायद्वीपीय पठार है, बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हजारीबाग का पठार, जैसे कि भाई हजारीबाग का पठार है, इसके अंतर्गत आता है पलायू का पठार आता है, रांची का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, कोयम्बटूर का पठार आता है और कर्नाटक का पठार आता है। तो ये है हमारा कर्नाटक का पठार। देखो भाइयों, ये कर्नाटक का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है, ये डेक्कन डेक्कन प्लेटू है, ये मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ये शिलोंग का पठार है। ये बहुत सारे पठार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम अगर कोई स्थिर संरचना है, भूभाग है, तो वो पठार ही है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपों की जो ऊंचाई होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर कम होती चली जाती है। अर्थात पश्चिम की साइड इनकी जो ऊंचाई है, इधर की साइड जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, इधर की साइड जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। यहाँ पर यहाँ पर इसके इधर की साइड जो ऊंचाई है वो कम है, और जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं, पूरब की तरफ जाते हैं, इसकी ऊंचाई है वो कम होती चली जाती है। जिसका प्रूफ ये है कि जो नदियों के बहाव हैं वो सारी के सारे पूरब दिशा की ओर हैं। क्या कहना चाह रहा है ये समझें एक बार फिर। ये कह रहा है कि जो हमारा पूर्वी भाग है, ये सॉरी पश्चिमी भाग है, ये ऊंचा है। ये पश्चिमी भाग है ये वाला, ये हमारा जो पश्चिमी भाग है ये ऊंचा भाग है, जबकि हमारा जो पूर्वी भाग है वो नीचा है। वो इस बात से पता लगता है कि यहाँ से जैसे ये दामोदर नदी निकलती है, ये पूरब में जाती है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, पूरब में जाती है, यहाँ से कांबरी नदी निकलती है, ये भी पूरब में जाती है, यहाँ पर महानदी निकलती है, ये भी पूरब में जाती है, गंगा नदी है वो भी पूरब में जाती है। तो ज्यादातर जो नदियां हैं या प्रायद्वीपीय पठार की ज्यादातर सारी की सारी नदियां पूरब दिशा की ओर प्रवाहित हैं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि हमारा पश्चिमी भाग है पठार का वो उठा हुआ है, बल्कि जबकि पूर्वी भाग है वो हल्का नीचे है। प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें तो एक प्रायद्वीपीय भाग में मुख्य रूप से कुछ प्राकृतिक स्थल आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, कुछ नेचुरल टोपोग्राफीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टानें, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, डाइक्स भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जो कि सारी की सारी क्या करती हैं? पानी का संग्रहण करती हैं। प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल इन सभी में पानी है वो इकट्ठा रहता है। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। भाई पश्चिमी भाग में और उत्तर पश्चिम भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। देखो पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये वाला भाग है पश्चिम, ये वाला भाग है पश्चिम, और ये वाला भाग है उत्तर पश्चिम। यहां पर हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चलें आगे। उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे हैं तो प्रायद्वीपीय पठार में अनेक हिस्सों में भू उत्थान यानी जमीन का ऊंचा उठना, निमंजन यानी जमीन का नीचे धस जाना, भ्रंश यानी घाटियां तथा विभिन्न तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जो कि विभंग निर्माण प्रक्रियाओं की अनेक पुनरावृत्ति के दौर से गुजरी हुई हैं। ये पुनरावृत्ति है, ये भूकंपीय क्रियाओं के क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण प्रायद्वीपीय पठार के धरातलीय विविधताओं में पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड पाए जाते हैं, नदी के बहुत बड़े बड़े खड़े पद पाए जाते हैं, जिनको महाखंड कहा जाता है, महाखड्डे कहा जाता है, जो इसके धरातल को जटिल बनाते हैं, जैसे कि चंबल, भिंड और मोरेना के खड्डों का उदाहरण इन्होंने दिया है। अर्थात इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा बहुत गहरे गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं, खड्डे बनाए जाते हैं, जिनको महाखड्डे का नाम दिया गया है, जो इस धरातल को जटिल बनाते हैं। ये है भाई चंबल के बीहड़ दिखा रखे हैं आपको डायग्राम में। अब देखिए यहाँ कितनी तरह से, यहाँ पर किस तरह से इरोजन हुआ है, किस तरह से अपक्षय हुआ है, कि किस तरह की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। ये जो क्षेत्र है ये डाकुओं के लिए फेमस है, बहुत फेमस जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को हेर पाना, ढूंढ पाना संभव नहीं होता। ये है हमारे चंबल के बीहड़, जो वर्ल्ड फेमस है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ उच्चावच होते हैं, हाईलैंड होती है,
तो मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात कहीं पर जो जमीन हल्की ऊंची हो जाती है जिसको हम कहते हैं उच्चावच, हाईलैंड कहा जाता है। तो हाईलैंड के अनुसार हम प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटते हैं, एक है दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भूभाग, तीसरा है उत्तर पूरब पठार। तो ये है हमारा दक्कन का प्लेटू है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपका ये सेंट्रल हाईलैंड है जिसको कहते हैं मध्य उच्च भूभाग कहते हैं, और ये हमारा उत्तर पूरब का पठार है। तो उच्चावच के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है भाई? इसको 3 भागों में बांटा है भाई लोगों। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूरब का पठार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्कन के पठार की, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट और इसके उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेवों की पहाड़ियां हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई समझो। ये क्या कह रहा है कि इसके पश्चिम में है वेस्टर्न घाट है, ये पूरब में है पूर्वी घाट है, ये पूरब में पूर्वी घाट है, उत्तर में यहाँ पर पाई जाती है सतपुड़ा की पहाड़ियां, यहीं पर हैं मैकाल और महादेव की पहाड़ियां जो इसकी सीमा का निर्धारण करती हैं, जो इसकी सीमा का निर्धारण करती हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा जाता है। भाई महाराष्ट्र में इस जगह को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। तमिलनाडु में और कर्नाटक में यहाँ पर इनको नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जबकि केरल में इनको हम इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये जो पूर्वी घाट है इसकी तुलना में जो हमारा पश्चिमी घाट है ये वाला, ये ऊंचा उठा हुआ है, तथा ये जो घाट है पश्चिमी घाट ये ऊंचे हैं और अविरत अविरत हैं। अविरत का मतलब है कि ये जो पहाड़ हैं ये लगातार पाए जाते हैं। ये जो पहाड़ हैं ये क्या है भाई? लगातार पाए जाते हैं, इनके बीच में कोई खंड नहीं आता, टूट फूट नहीं आती। इनकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। जो कि उत्तर से हम दक्षिण की ओर आएंगे तो इनकी ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर इनकी ऊंचाई कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर इनकी ऊंचाई और बड़ी होती चली जाती है। और यहाँ पर पाया जाता है डोडा बेटा जो इसकी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। क्लियर भाई लोगों? चलें आगे, चलिए आपने इजाजत दी हम चलते हैं। दक्कन के पठार की हम बात कर रहे थे। इस दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है दूसरे नंबर की, वो डोडा बेटा है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। देखो भाई यहां पर है डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली सबसे सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उत्तरी पश्चिमी घाट से निकलती हैं, अर्थात ज्यादातर जो नदियां हैं वो कहां से निकलेंगी? हमारी पश्चिमी घाट से, यहां से ही निकलती हैं। जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी की सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, जो कि इसके पश्चिमी भाग से निकलती हैं। और ये सारी की सारी पूर्वी घाट पर अवतरित नहीं है। यह महानदी, देखो फिर से समझें भाई लोगों, क्या कह रहा है? ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है, ये बात हमने समझी है अभी कि ये है हमारा वेस्टर्न घाट। यहाँ से नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी निकली, कृष्णा निकली, कावेरी निकली, महानदी निकली। तो ज्यादातर नदियां कहाँ से निकल रही हैं भाई? वो पश्चिमी घाट से। और पूर्वी घाट अवतरित नहीं है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा अपर्दित हैं। अर्थात ये जो नदियां आती हैं इनके द्वारा, यहाँ पर ये नदियां सारी की सारी कहाँ आती हैं? पूर्वी घाट पर आती हैं, और पूर्वी घाट पर आकर ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। चाहे वो महानदी है, चाहे गोदावरी है, चाहे कृष्णा है, चाहे कावेरी है। यहाँ की मुख्य श्रेणियां की बात करें, किसकी? पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियों की बात कर रहा है भाई। अब यहाँ पर ये पूर्वी घाट की जो मुख्य श्रेणियां हैं इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि नल्ला मल्ला की, सॉरी, जैसे कि इनको कहते हैं नल्ला मल्ला की पहाड़ियां कहा जाता है भाई। यहाँ पर इनको पालकोंडा की श्रेणी कहा जाता है भाई। यहाँ पर इनको जावादी हिल्स कहा जाता है। तो इनको अलग अलग नामों से जाता है, नामों से जाना जाता है। जो मुख्य श्रेणी है पूर्वी घाट की, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला श्रेणी और महेंद्रगिरी की श्रेणी। और यहाँ पर इनको जावादी श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है। पूरब और पश्चिम घाटी नीलगिरी की पहाड़ियों के पास आकर मिल जाती हैं। ये हमारी पूर्वी घाटी है, पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है।
ये दोनों आकर यहाँ मिल जाते हैं, जिसको नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है भाई लोग। ठीक है, चलें आगे। अब बात कर रहा है सेंट्रल हाईलैंड की मध्य उच्च भूभाग की बात कर रहा है। तो पश्चिम से अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है। ये है मध्य उच्च भूभाग, जो यहां पर देख रहा है आपको सेंट्रल हाईलैंड वाला है। यहां पर कौन सा पहाड़ है भाई? अरावली पर्वतमाला, जो पश्चिम में इसकी क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। दक्षिण में इसकी सीमा सतपुड़ा पर्वत बना रहा है। यहां पर एक बार मिटाते हैं फिर बात करते हैं। देखो, पश्चिम में अरावली पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत इसकी सीमा बना रहा है। यही तो कह रहा है, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत इसके उच्च पठारों की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई वो 600 से 9 मीटर है। और ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। अब ये है हमारा दक्कन प्लेटू, और दक्कन प्लेटू की उत्तरी सीमा बनेगी यहां, और सेंट्रल हाईलैंड की बनेगी दक्षिणी सीमा। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। अब ये जो खंड है ये कहां तक पाया जाता है? जैसलमेर तक इसका विस्तार है, जहां पर हमें अनुदैर्य रेत के बड़े बड़े टीले देखने को मिलते हैं, टिब्बे देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बरखान कहा जाता है। अपने भूगर्भीय इतिहास से यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजरा है, मेटामॉर्फिस प्रोसेस से यह गुजरा है। कायांतरित चट्टानों में मुख्य रूप से संगमरमर की चट्टानें होती हैं, स्लेट होता है, और नाइस की उपस्थिति मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा कठोर होती है, जो कि बहुत ज्यादा कठोर होती है। आगे चलें। समुद्र तल से अगर इनकी हम ऊंचाई की बात करें तो ये 700 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये मध्य उच्च भूभाग है। जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती है। देखो, ये वाला भाग है उत्तर और ये वाला भाग है उत्तर पूरब। यहां पर जो उनकी ऊंचाई है वो कम देखने को मिलती है। यमुना की जो ज्यादातर सहायक नदियां वो विंध्याचल से और कैमूर की श्रेणियों से ही निकलती हैं। अर्थात जो यमुना नदी है, जो इसकी जो ज्यादातर जो सहायक नदियां हैं, जो यहाँ पर हमारी पहाड़ी पाई जाती है विंध्याचल पहाड़ी, उससे निकलती हैं, या ये निकलती हैं कैमूर की जो श्रेणी है, यहाँ पर कैमूर की श्रेणियों से ही ये निकलती हैं। बनास, जो कि चंबल की एकमात्र नदी है, ये अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है भाई। यहां पर है हमारा अरावली हिल, यहां से निकलती है बनास नदी, जो कि चंबल की एकमात्र सहायक नदी है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां हैं। यहाँ झारखंड है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कुछ इसी तरह से तो फैला हुआ है। तो ये कहां तक पाया जाता है? राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार है। ये वाला भाग होगा इसका दक्षिण भाग, और यहां पर है छोटा नागपुर का पठार, जो कि खनिज भंडार के लिए समृद्ध है। अर्थात सारे के सारे खनिज यहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं छोटे नागपुर के पठार में। नेक्स्ट चलें। उत्तर पूरब के पठारों की हम बात करें तो उत्तर पूरब में जो पठार है उस ये वाला जो भाग है, जिसको हम कहते हैं सीलोंग का प्लेटू कहते हैं। इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय पठार के बीच में एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। ये जो कि नदी के द्वारा बाद में जमा दिए गए, जलोढ़ के द्वारा ये पाट दिए गए। आज हिमालय और कार्बी एनालॉग के पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हैं। भाई, यहां पर एक भ्रंश बना था, यहां पर एक भ्रंश का निर्माण हुआ था, जिसको हम मालदा फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मालदा फॉल्ट है, जो पश्चिमी बंगाल में हमें देखने को मिलता है। यहां पर एक फॉल्ट बना था मालदा फॉल्ट। उस मालदा फॉल्ट के कारण जो हमारा मेन प्रायद्वीपीय पठार है ये, और जो हमारा उत्तर पूरब का पठार है ये अलग हो गया। अब ये जो भ्रंश बना था ये नदियों के द्वारा पाट दिया गया, अब इसको प्लेन एरिया में बना दिया गया है। अब जो हमारा कार्बी एनालॉग और जो मेघालय का जो प्लेटू है, कार्बी एनालॉग और जो मेघालय का जो प्लेटू है, यहाँ पर ये भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत से अब अलग है, लेकिन ये इसी का हिस्सा था। क्लियर? यहां पर राजमहल की पहाड़ियां दिखाई गई हैं। देखो, यहां पर हैं, ये तो है हमारी दामोदर का बेसिन है, जो दिखाया गया है आपको इस कलर में, ग्रीन कलर में ये राजमहल का बेसिन है, जो यहां पर ये सारा का सारा हमें दिखा रखा है। यहां से एक गंगा रिवर बहती है, गंगा रिवर के नीचे है ये बेसिन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर पूरब के पठार। अब उत्तर पूरब के पठार हैं, उत्तर पूरब के पठारों को हमने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले यहाँ गारो की हिल्स हैं, फिर खासी हिल्स हैं, फिर जैंतिया की हिल्स हैं। तो मेघालय पठार को हमने 3 भागों में बांटा है, गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां और जयंती की पहाड़ियां। उत्तर पूरब के पठारों की अगर हम बात करें तो असम की कार्बी एनालॉग की पहाड़ियां भी इसी का विस्तार है।
असम, यहाँ पर जो असम है इसकी जो कार्बी एनालॉग है वो भी इसी का एक हिस्सा थी। ये गारो है, ये खासी है, ये जैंतिया की हिल है जो कि शिलोंग पठार है। मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सिलीनिमाइड, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिजों के यहाँ पर भंडार हमें देखने को मिलते हैं मेघालय प्लेटू में। इस क्षेत्र में ज्यादातर वर्षा वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, इसी से ये सारी की सारी जो बारिश है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। एरोडेटेड क्या है भाई, भूतल है ये। चेरापूंजी पर नग्न चट्टानें पाई जाती हैं, इनसे यह ढका हुआ है और यहाँ पर वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। यहाँ पर ही है चेरापूंजी जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण ये वनस्पति विहीन है, यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती और यहाँ की चट्टानें हैं वो वनस्पति विहीन होने के कारण उन्हें नग्न चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तो भाई लोगों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है भारत की भू आकृतियों की। और भारत की भू आकृतियों को हमने तीन छह भागों में बांटा था, तो उसमें हमने तीन की बात कर ली है। पहला था उत्तर एवं उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, दूसरा था उत्तरी भारत के मैदान, और तीसरी जो हमने बात की है प्रायद्वीपीय पठार की। अब बाकी की जो तीन हमारे जो भू आकृति क्षेत्र है जिनमें मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल है, दूसरा तटीय मैदान है और तीसरा है हमारा द्वीप समूह, जिनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए धन्यवाद। आप सभी का सपोर्ट हमें इसी तरह मिलता रहे और आप हमारी वीडियो देखते हैं उन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। आप सभी का दिन हो शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।